5वां पार्ट का तीसरा वीडियो लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें आप मुख्य दो बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। एक तो कोशिका भित्ति और दूसरा पढ़ेंगे केंद्र का। देखिए कोशिका भित्ति क्या होती है। जो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में उपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिका में पाई जाती है। देखते हैं यह होती है कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली जो पादप कोशिका में देखते हैं तो ये पाई जाती है कोशिका भित्ति, जो कठोर होती है, हार्डनेस होती है, बाहरी अपनी सामान्य भाषा क्या कहते हैं साल। दिमाग में एक बार देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में पादप कोशिका की दोनों कंपेरिजन अपना अध्ययन करते हैं तो उसमें तो पाई जाती है और इसमें नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त पाई जाती है, जो बाहरी सबसे बाहरी परत होगी। देखें पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? एक कार्बनिक पदार्थ है जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। किसका है? कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मुख्य घटक के तत्वों से मिलकर बना होता है, जो बहुत जटिल कार्बनिक पदार्थों का एक क्या है? मिश्रण। अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है। सामान्य भाषा में अपन क्या कहेंगे? सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करेगा? दृढ़ता मतलब पौधा खड़ा रहता है, स्थिर रहता है, मजबूती बना रहता है। तो रहने के इसके पीछे कारण क्या है? इसमें पाया जाता है सेलुलोज की बड़ी परत, उसको अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं कोशिका भित्ति। दिमाग बात रहेगी। आगे अपन देखते हैं, जब कभी कभार क्या होता है, पौधे होते हैं तो पौधों में परागण, विसरण, अनुसरण ये अलग अलग प्रक्रिया होती रहती है। तो पौधों में देखते हैं परागण की क्रिया द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास हो जाता है। क्या हो जाता है? जल का अत्यधिक ह्रास हो जाता है, जिसके कारण कोशिका झिल्ली और कोशिका और पादप कोशिका सहित सभी में जल की कमी होने के कारण वो क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। और सिकुड़ने से उसके जीव द्रव्य में क्या हो जाता है? बदलाव आ जाता है। सिकुड़ने से क्या होगा? जीव द्रव्य में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है और वो पुनः क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। जैसे स्पंज की बात करते हैं नॉर्मली अपन देखते हैं स्पंज, तो आपने देखा होगा जैसे इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा? फूलेगा। पानी में डालने पर क्या होता है? फूलता है। परंतु जैसे उसको धूप में रखेंगे तो धीरे धीरे पानी जलवाष्प रूप में निकल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? ऐसा सिकुड़ना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। वो क्या होता है? सिकुड़ जाता है। और सिकुड़ना फैलना एक क्रिया होती रहती है। स्पंज में देखते हो सेम पादप कोशिका में भी वो प्रोसेस होता है कि पादप कोशिका में जो जीव द्रव्य होता है वो ज़्यादा अत्यधिक जल ह्रास होने के कारण उसमें क्या होता है? संकुचन हो जाता है। क्या हो जाता है? संकुचन हो जाता है, सिकुड़ जाता है। उस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं जीव द्रव्य संकुचन। तो आपको पूछा जा सकता है जीव द्रव्य संकुचन क्या है, तो आप क्या बताओगे? परागण की क्रिया द्वारा पादप में जल का ह्रास होता है, जिससे कोशिका सहित आंतरिक पदार्थ में जल की कमी होती है, जिससे उनका संकुचन हो जाता है। उसे जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। दिमाग बात रहेगी, जीव द्रव्य संकुचन किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति दाब क्या होता है। कोशिका में जब अंतःप्राशन की क्रिया होती है और कोशिका के अंदर जल लिया जाता है तो कोशिका क्या होगी? फूलेगी, और फूलने के कारण जो कोशिका की बाहरी सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाएगा? कोशिका भित्ति दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति दाब। अब मान लो पानी अंदर आएगा तो क्या होगी? फैलेगी, तो फैलेगी क्या लगेगी? दाब, जिसके कारण यहाँ से उत्पन्न होने वाला दाब क्या कहलाएगा? कोशिका भित्ति दाब कहलाता है। दिमाग बात रहेगी। तो ये बेसिकली अपन ने किसके बारे में पढ़ा है? कोशिका भित्ति के बारे में। एक बार पुनः रिवाइज में मैटर को देखें। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। दिमाग बात करना इंपॉर्टेंट। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति झिल्ली के अतिरिक्त पाए जाने वाले कवच, झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका झिल्ली होती है उसके अतिरिक्त एक और पाया जाता है, कवच के रूप में काम करेगा। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेलुलोज। किसकी बनी होती है? अंडरलाइन कर लेना।
सेलुलोज की, इसकी सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थों का मिश्रण है जो पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है। दिमाग बात रहेगी, जो पौधे क्या करेगा, मुख्यतः कठोर होने के कारण पौधे को दृढ़ता प्रदान करने का भी मुख्य भूमिका प्रदान करता है। उसके बाद में देखते हैं अपन जीव द्रव्य संकुचन परासरण की क्रिया द्वारा पादप में जल का ह्रास होना, जिससे कोशिका सहित आंतरिक पदार्थों में जल की कमी हो जाती है, जिससे उनका संकुचन हो जाता है और जीव द्रव्य उसे अपन सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, जीव द्रव्य संकुचन भी कहते हैं। अगला वर्ड अपन देख रहे हैं, पादप कोशिका में अंतःप्राशन द्वारा जल अधिशोषित होने पर पादप कोशिका पुनः फूलती है। अंतःशोषण मतलब पानी का अंदर आना, जिससे कोशिका क्या होगी, फूलेगी, जिसके कारण कोशिका पर दाब उत्पन्न होता है, उसे कोशिका भित्ति दाब कहते हैं। अपन देखते हैं इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में 2 वर्ड और आ रहे हैं इस पर आधारित, फिर अपन पढ़ेंगे केंद्र। देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया। देखिए अपन बात कर रहे हैं कोशिका भित्ति के अंतर्गत 2 वर्ड और आपके सामने पेश हो रहे हैं। पादप की पत्ती होती है वो हरे रंग की होती है, क्योंकि इसमें आप देखते हो पर्णहरित नामक का वर्णक पाया जाता है, जिसे अपन सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पौधों की पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है। पौधों की पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है। और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में पौधे सूर्य की प्रकाश व कार्बन डाइऑक्साइड व जल, इन सभी की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट एक उत्प्रेरक का काम करता है, और इसी की उपस्थिति पौधे क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अपने पौधा भोजन बनाते हैं। दिमाग बात रहेगी, पौधा भोजन कैसे बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें आप देखते हो सूर्य के प्रकाश, जल, वातावरण से CO2 तथा पादप पत्ती में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट, इन घटकों की उपस्थिति में पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब आपको के क्लोरोप्लास्ट में कौन सा तत्व पाया जाता है, कभी कभार मान लो आपको प्रश्न पूछा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट का मुख्य घटक क्या है। कई बार कंपटीशन परीक्षा में आपको मिलेगा प्रश्न। तो क्लोरोप्लास्ट का मुख्य घटक है आपके मैग्नीशियम तत्व। क्या है, मैग्नीशियम। दिमाग बात रहेगी। जबकि हीमोग्लोबिन अपने रुधिर में पाया जाने वाला लाल रंग का वर्णक होता है, जिसके कारण अपने शरीर में रुधिर का रंग क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ही अपने रुधिर का रंग क्या होता है, लाल रंग होता है। दिमाग बात रहेगी। और हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है, फेरस। क्या है, आयरन। तो अपन देखते हैं जनरली इन क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी आप देखते हो तो कोशिका भित्ति के रूप में एक आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक नॉर्मली ये भी पादप कोशिका का पार्ट है, और इसी के बाहरी कोश के रूप में एक क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति का आवरण देखने को मिलता है। ये शैवाल, कवक, अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं पर देखें तो कई प्रकार के ऐसे होते हैं, उनके छोटे जीव जंतु होते हैं, उनके ऊपर भी कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। जनरली अपन देखते हैं जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। दिमाग बात रहेगी। अब अपन बात करने जा रहे हैं आपके सामने केंद्र की बात करेंगे। केंद्र क्या होता है, क्या उसकी भूमिका है, किस प्रकार से कार्य करता है, और उसका अध्ययन अपन को क्यों करना पड़ता है, और किस प्रकार से अध्ययन करने पर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए अब सेकंड पॉइंट है आपका केंद्र। आज का टॉपिक आज का क्या रहेगा, सेकंड टॉपिक केंद्र। देखिए केंद्र क्या है, उसको अपन पढ़ रहे हैं। देखिए सेकंड बिंदु आ जाता है केंद्र। केंद्र की खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब जैसे जैसे तकनीकें बढ़ी, आविष्कार बढ़े, वैसे वैसे कोशिका पर रिसर्च हुआ, तो उस पर देखा गया कि जैसे गैर की झिल्ली या गाल की झिल्ली, आप कोई भी झिल्ली की आंतरिक छोटा सा कट लेके उसको देखोगे और उसके ऊपर मैथिल ग्लू या सेफ्लिन डाल के देखोगे तो उसमें गहरा एक गोलाकार धब्बा दिखाई देता है, और उसी धब्बा को फाइंड आउट नाम किया उसने किया रॉबर्ट ब्राउन ने, केंद्र नाम दे दिया। अब क्या होता है, केंद्र की क्या विशेषता होती है, क्या इसके गुण क्रम होते
भूमिका होती है, किस प्रकार से इसका रोल रहता है, उसको अपन विस्तारपूर्वक से देखते हैं। तो पहले केंद्र को आइडेंटिफाई करने का तरीका कि आपको प्याज की झिल्ली लेनी या गाल की आंतरिक झिल्ली को आप छोटी सी किसी क्रेस के साथ से हटा के पानी में डाल के भिगो के क्लिप लगा के फिर बाद में उसमें सेफ्लिन डाल के आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें क्या दिखेंगे, गोलाकार ऐसे धब्बे दिखाई देते हैं और उसी का नाम क्या केंद्र है। केंद्र के चारों दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी परत की झिल्ली होती है, ऐसे क्या होती है, डबल लेयर होती है। और इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो पदार्थों को आदान प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाने का काम करते हैं। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं उनको आदान प्रदान करने में इसकी विशेष भूमिका रहती है, ताकि जो केंद्रक में आवश्यक पदार्थ है उनको तो बाहर से कोशिका से एब्जॉर्ब करता है और जो अनावश्यक पदार्थ है उनको केंद्रक उन छोटे छोटे छिद्र से क्या करता है, रिड्यूस करने का कार्य करता है। अपन देखते हैं केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। केंद्रक में क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं और उनका अलग अलग कार्य होता है, उसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में मैटर को हटा के ताकि पूरा मैटर को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। देखते हैं केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम या जिसको हम बोलते हैं गुणसूत्र। पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन के समय सड़ाकार रूप में दिखाई देता है। क्या दिखाई देते हैं, केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन के समय सड़ानुमा दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम देखते हैं आप, क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम जितने भी प्रकार के आपके गुणसूत्र होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है जो पैतृक पदार्थों से प्राप्त होता है और उसमें विशेष प्रकार का डीएनए आनुवंशिकी के रूप में माता पिता से प्राप्त होता है, जो संतति में आनुवंशिकी लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। आनुवंशिकी लक्षणों को स्थानांतरण करते हैं। क्रोमोसोम में विशेष करके डीएनए पाया जाता है। डीएनए पूरा नाम क्या है, डी राइबो डी ऑक्सी न्यूक्लिक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल जो
पदार्थ क्या है, आनुवंशिक पदार्थ का काम करते हैं। क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है, जो डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भूमिका प्रदान करता है। देखिए आगे क्रोमोसोम में देखते आप क्रोमोसोम का संगठन देखें तो उसमें डीएनए पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है और वसा की कुछ मात्रा देखने को मिलती है। तो ये एक प्रकार का विशेष इसका संगठन देखें तो इसका घटक के रूप में देखें डीएनए किस क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, क्रोमोसोम डीएनए व प्रोटीन से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं, डीएनए, प्रोटीन व क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम डीएनए व प्रोटीन से निर्मित होते हैं। दिमाग बात रहेगी, ठीक। अब आपको पूछे आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है, जैसे अपने शरीर की छोटी इकाई क्या है, कोशिका। इमारत की बात करें सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, ईंट। और अपने तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी, न्यूरॉन। और आपके ऊष्ण तंत्र की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी नेफ्रॉन। तो वैसे पूछा जाता है कि आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आनुवंशिकता की छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई हो जाएगी आपके क्या, डीएनए का खंड होता है, उसको अपन सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, जीन। डीएनए का एक खंड होता है जिसे जीन कहते हैं। जीन ही आनुवंशिकता की सूक्ष्म इकाई है। वेरी इंपॉर्टेंट। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपके दिमाग में क्या है, जीन। जीन आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है। और जीन किससे बनते हैं, डीएनए का एक सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा हिस्सा है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना आगे मैटर को बढ़ाते हैं। एक बार पुनः मैं इसको मैटर को रिवाइज करवा। देखिए केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन के समय सड़ा आकार के रूप में दिखाई देते, सड़ के आकार के दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम को अपन क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। क्रोमोसोम या गुणसूत्र आनुवंशिकता के रूप में पैतृक मतलब माता पिता से प्राप्त होते हैं, जो संतति में आनुवंशिक लक्षणों को स्थानांतरण करने में भूमिका निभाते हैं या आनुवंशिक लक्षणों को स्थानांतरण करते हैं। दिमाग बात रहेगी। तीसरा सेंटेंस, क्रोमोसोम में विशेष प्रकार के डीएनए को अपन क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, जो आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। विशेष करके डीएनए भी पाया जाता है और कुछ ऐसे भी जीव पदार्थ देखोगे, पादप कोशिका अलग अलग घटकों में देखोगे तो उसमें डीएनए के स्थान पे क्या पाया जाता है, आरएनए। आरएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डायरेक्ट डीऑक्सी वर्ड आगे सट जाएगा और राइबोन्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं, चौथा सेंटेंस लिख रखा है, क्रोमोसोम डीएनए व प्रोटीन से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं, डीएनए, क्रोमोसोम डीएनए व प्रोटीन से निर्मित होते हैं। लास्ट सेंटेंस, पांचवा सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। डीएनए का एक खंड होता है जिसे जीन कहते हैं और जीन ही आनुवंशिकता की सूक्ष्मतम इकाई होती है, या जीन ही सबसे छोटी आनुवंशिकता की इकाई है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में मैं आगे 2-3 और सेंटेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर देखिए आगे। देखिए अपन बात करते हैं केंद्रक पर अगर 3-4 बिंदु और अपन बात कर रहे हैं, उनको आपके सामने डिस्कस करते हैं। जैसे सजीवों में जितनी प्रकार की जनन क्रिया होती है,
जनन क्रिया होती है उनको नियंत्रण करने में केंद्र की विशेष भूमिका रहती है। जनन क्रियाओं को नियंत्रित करने में केंद्र मुख्य भूमिका निभाता है। जनन क्रियाओं को नियंत्रित करने में केंद्र की मुख्य भूमिका होती है। मुख्य भूमिका रहती है होती है। जितनी प्रकार की सेक्सुअल प्रोसेस होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करना, एक्टिव करना, क्रियाशील बनाना, एक्टिव अट्रैक्टिव हार्मोन रिड्यूस करना, जितनी प्रकार की जनन क्रिया के संबंध जितने भी हार्मोन को एक्टिव होने सक्रिय होने का प्रोसेस में केंद्र की क्या रहती है, विशेष भूमिका रहती है। दूसरा देखते हैं कोशिका में जितनी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है, जितनी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया जैसे भोजन का पाचन होना, उत्सर्जन के रूप में उनको कौन से मतलब रसायन मिलते हैं जिसके कारण भोजन न्यूट्रलाइज हो जाता है, वेस्ट भोजन एकदम अपघटित हो गया, क्या होता है वेस्ट के रूप में न्यूट्रलाइज होकर पूरी बॉडी को एकदम फिल्टर करने का काम करते हैं। ऐसे रसायनों को नियंत्रित करना, मुंह में लाल आना, तो कई प्रकार के ऐसे विशिष्ट क्रम होते हैं, उनको भी अपन सामान्य भाषा में कहते हैं कि कोशिका में रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने में केंद्र की विशेष भूमिका रहती है। कोशिका में रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने में विशेष नियंत्रित करने में केंद्र की विशेष भूमिका रहती है। उसके बाद में देखते हैं केंद्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर जीवों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। केंद्र की उपस्थिति के आधार पर जीवों को कैटेगरी में बांटा है, दो कैटेगरी, एक होता है यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऐसे जीव होते हैं जिसमें केंद्रक सुसंगठित नहीं पाया जाता है, केंद्रक अस्त व्यस्त होता है। ऐसे जीव जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है या असंगठित होता है उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। जितने भी प्रकार के सूक्ष्म जीव बैक्टीरियल वो सारे इसमें आ जाएंगे, बैक्टीरिया है, एग्जाम्पल है सूक्ष्म जीव। और प्रोकैरियोटिक में जितने भी प्रकार के अन्य जीव जंतु होते हैं जिनमें केंद्रक सुगठित पाया जाता है, सुव्यवस्थित पाया जाता है और जैविक क्रिया आसानी से होती है, इस प्रकार से जो निर्मित होने वाले जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक। इस प्रकार से आज का आपके वीडियो लेक्चर 3 में आपने देखा कि कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका भित्ति के क्या क्या कार्य हैं। उसके बाद में दूसरा टॉपिक पढ़ा आपने केंद्रक पर आधारित आपने एप्लीकेशन देखी, केंद्रक किस प्रकार से होते हैं, क्या कैसे देखा गया, किसने खोज की, क्या इसकी भूमिका रहती है, कोशिका में कहाँ पाया जाता है। केंद्रक कोशिका में सेंटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक का मतलब ये होता है सेंटर, तो हमेशा ये केंद्रक बीच में पाया जाने वाला एक छोटा सा पार्टिकल गोले के रूप में देखा गया। तो ये आपने पढ़ा कोशिका के बारे में, 2 पार्ट आपने पढ़े, कोशिका भित्ति और केंद्रक। कल आपका टॉपिक रहेगा कोशिका जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होते हैं, उनकी क्या एप्लीकेशन है, उसको अपन विस्तार रूप से स्टडी करेंगे। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर कीजिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए अपना काम व्यवस्थित रूप से नोट्स बनाते रहिए और काम करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।